Hello, this is S.K. Sukla and I am back here again with the topic common mistakes. आज मैं फिर कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर कुछ सेंटेंस एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं जो आमतौर पे हम गलती करते हैं. लेट अस स्टार्ट. इस सेंटेंस को देखिए. आई विल नॉट कॉल इट an expression, I will call it a sentence. ये सेंटेंस मैंने लिखा है, it would be a great fun. Sentence sounds absolutely correct, doesn't it? But it is not correct. It is incorrect. इसको जरा आप सोच के बताइए कि इसमें क्या मिस्टेक है. सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है पर इसमें एक मिस्टेक है. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे सेंटेंस कह रहा है इट वुड बी अ ग्रेट फन. तो यहां पे आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है और यहां पे फन जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है. और मैंने नाउन की क्लास में आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का या किसी भी नंबर शोइंग वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे. That is why this sentence is incorrect. It would be a great fun is incorrect. The correct sentence will be it would be great fun. It would be great fun. This is correct. I hope you have got it. Let's move to the next sentence or expression that is based on the very word fun itself. अगला sentence जो है उसमें भी मैं इस वर्ड फन का ही यूज कर रहा हूं. देखिए इसमें क्या मिस्टेक है. जो इस सेंटेंस को देखिए. अगला भी एक सेंटेंस मैंने लिखा है वी मेड अ लॉट ऑफ फन. वी मेड अ लॉट ऑफ फन. दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. इनफॉर्मल इंग्लिश में डे टू डे कन्वर्सेशन में इस तरह की गलतियां लोग इग्नोर करते हैं. बट इफ यू वांट टू बी करेक्ट दिस इज नॉट द सेंटेंस दैट यू शुड यूज. वी मेड अ फन ग्रेट लॉट ऑफ फन इज इनकरेक्ट. करेक्ट एक्सप्रेशन वुड बी वी हैड अ लॉट ऑफ फन. दिस इज बेटर. दिस इज अ बेटर एक्सप्रेशन हियर. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. तो आप में से बहुत लोग यहां पे सवाल मेरे से पूछेंगे कि पिछले वाले एक्सप्रेशन मैंने आर्टिकल ए का प्रयोग जो था वो गलत बता दिया था तो यहां पे ये सही कैसे हो गया. तो आई मस्ट टेल यू कि फन यहां पे भी एक अनकाउंटेबल नाउन है. लेकिन यहां पे अ लॉट ऑफ जो है ये एक ऐसा फ्रेज है जो कि क्वांटिटी का बोध करा रहा है. इट इज शोइंग क्वांटिटी. तो आपको पहले से पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी को शो करने वाले वर्ड्स का आप इजीली प्रयोग कर सकते हैं. दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ इज एब्सोल्युटली करेक्ट. यहां पे और जो है आर्टिकल नहीं है. इट इज पार्ट ऑफ दिस फ्रेज. सो दैट इज व्हाई इट इज करेक्ट. नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखिए. इसमें भी एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं. इसको देखिए. चिल्ड्रन enjoy funny activities. इस एक्सप्रेशन में भी चिल्ड्रन के साथ ये प्लूरल है उसके साथ भी1 लगाए. यहां तक तो बिल्कुल सही है. फनी एक्टिविटीज इज इनकरेक्ट हियर. फनी एक्टिविटीज यहां पे नहीं होगा. फनी एक्टिविटीज की जगह हम यहां पे लिखेंगे फन एक्टिविटीज. Those activities that bring enjoyment, those activities that bring a lot of happiness, that is called fun activities. So funny activities की जगह हम fun activities का प्रयोग करेंगे and the sentence will be children enjoy fun activities. Funny का मतलब strange या unusual होता है. So funny is not appropriate here. This is correct. Let's move to the next expression.
अगले एक्सप्रेशन की तरफ हम लोग देखते हैं। इसको देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस एक्सप्रेशन में वेजिटेबल्स इज फाइन, वेजिटेबल का प्लूरल हम वेजिटेबल या वेजिटेबल्स दोनों बना सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स का सिर्फ एक ही फॉर्म होता है, फ्रूट इज अ जीरो प्लूरल नाउन। ऐसा नहीं है कि फ्रूट्स नहीं होता है, फ्रूट्स का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे इसका अर्थ बदल जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा आपके किए गए प्रयासों का फल, उसको फ्रूट्स कहते हैं। सो यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क, लाइक दैट यू कैन यूज फ्रूट्स। सो फ्रूट इज कंसिडर्ड अनकाउंटेबल। सो इस एक्सप्रेशन में भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रयोग हम नहीं करेंगे। विल राइट फ्रूट एंड vegetables. This is correct. Let's move to the next one. इस एक्सप्रेशन को देखिए, आस्क जेंटली। अगर आप किसी को कहते हैं आस्क जेंटली, तो आस्क जेंटली जो है ये इट हैज सम फिजिकल कॉनोटेशन विदाउट मच फोर्स। दैट इज कॉल्ड इफ यू आर अप्लाइंग लेस फोर्स, यू आर बीइंग जेंटल। सो यहां पे अगर आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो इंटेंशन ये है कि यू आर नॉट बीइंग दैट हार्श। सो यू शुड से आस्क पोलाइटली rather than saying, you can say ask politely rather than saying ask politely rather than saying ask gently. This is correct. Ask politely is the right expression. Let's see the next one. इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन में कोलोकेशन बेस्ड चीजें मैंने यूज किया है। इसको देखिए, This painting fits the furniture. Fits the furniture. तो यहां यूजर का इस वाक्य के द्वारा कहने का मतलब यह है कि ये जो पेंटिंग है वो फर्नीचर के साथ मेल खाती है, लेकिन इसमें जो वर्ड यूज किया गया है फिट्स, दिस इज इनकरेक्ट. दैट इज वाई दिस एक्सप्रेशन becomes wrong. The correct expression should be this painting matches the furniture. तो यहां फिट्स की जगह मैचेज जो है वो ज्यादा अच्छा वर्ड होगा। इसके वजह से इस एक्सप्रेशन, इस सेंटेंस से ज्यादा बेहतर सेंटेंस आपका ये हो गया। आई होप यू have got it. Next, let's move to the next one. इसको देखिए, neither या neither of his three sons. Neither of his three sons. Neither जो है ये निगेटिव सेंस देता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इंग्लिश में दो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो सिर्फ दो के सेंस में यूज किए जाते हैं, एंड दैट इज नीदर एंड ईदर, या इसको नाइदर या आइदर हम कहते हैं। नीदर एंड ईदर। नीदर भी दो के सेंस में यूज होता है और ईदर भी दो के सेंस में यूज होता है। नीदर का मतलब होता है दो में से ना ही पहला ना ही दूसरा, और आइदर का मतलब होता है दो में से पहला या दूसरा। तो ईदर जो है पॉजिटिव सेंस देता है और नीदर निगेटिव सेंस देता है। तो नीदर और ईदर का प्रयोग कभी भी दो से ज्यादा के सेंस में हम नहीं करेंगे, लेकिन इस एक्सप्रेशन में नीदर का प्रयोग दो से ज्यादा के सेंस में किया गया है। दैट इज वाई दिस इज इनकरेक्ट। तो यहां पे हम नीदर ऑफ हिज थ्री सन्स का मतलब तीनों बेटों में से ना ही पहला ना ही दूसरा ना ही तीसरा, तो दो से ज्यादा के सेंस हो जाने की वजह से ये एक्सप्रेशन गलत है, और करेक्ट एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा नन ऑफ हिज थ्री सन्स।
दिस इज करेक्ट. गॉट इट. तो दो के सेंस में ना का बोध कराना है, डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस देते हुए, प्रत्येक का बोध कराते हुए. तो हम दो के सेंस में नीदर और दो से ज्यादा के सेंस में हम नन का प्रयोग करेंगे. आई होप यू हैव गॉट इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन. अगले एक्सप्रेशन की तरफ हम देखते हैं. इसको देखिए. एन ओल्ड फैशन्ड ग्लासेस. मैंने एक फ्रेज लिखा है, आप इसको सेंटेंस के रूप में भी ऐसे समझ सकते हैं. एन ओल्ड फैशन्ड ग्लासेस. अगर मैं आपसे कहूं कि आई हैव एन ओल्ड फैशन्ड ग्लासेस, मैं एक सेंटेंस के रूप में ही लिख देता हूं इसको. आई हैव एन ओल्ड फैशन्ड ग्लासेस. तो आपका प्रश्न यहां पे ये उठेगा कि इसमें मिस्टेक क्या है. इसमें मिस्टेक है, ऑब्वियसली देयर इज अ मिस्टेक. मिस्टेक क्या है कि इसमें एक नाउन यूज किया गया है ग्लासेस. ग्लासेस एक तरह का समेशन प्लूरल होता है. एक जैसे दो इक्वल पार्ट से मिलकर बना होता है ग्लासेस. तो जब दो एक जैसे इक्वल पार्ट से मिलकर जो भी बने हुए पहनने वाली चीज हो या टूल्स हो या इंस्ट्रूमेंट्स हो, तो उनको समेशन प्लूरल के अंदर रखते हैं और ये प्लूरल सेंस देते हैं. तो प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल एन का हम प्रयोग कभी नहीं करेंगे. सो दैट इज इनकरेक्ट. आप कहेंगे आई हैव ओल्ड फैशन्ड ग्लासेस. I have old fashioned glasses. This is a correct expression. This is correct. अगर आप लोगों में से बहुत लोग चाहते हैं कि आर्टिकल को रिटेन करें, तो आर्टिकल की रिटेन करने के लिए एक और एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं. इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद आर्टिकल, यू कैन ऑल्सो से दिस सेंटेंस लाइक दिस. आई हैव अ पेयर ऑफ ओल्ड fashioned glasses. This is also correct. तो आप दोनों में से किसी भी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. समेशन प्लूरल वाले नाउन को डिनोट करने के लिए उनके पहले हम अ पेयर ऑफ लगा सकते हैं. अगर उनके एक पीस की बात करनी है तो आप एक अ पेयर ऑफ लगा सकते हैं. जैसे आप जीन्स खरीदने जाते हैं, यू कैन आस्क आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ जीन्स. अगर आप दो जीन्स खरीद रहे हैं तो you can say I want 2 pairs of jeans, like that. So that is the mistake in it. I hope you have got it. Let's move to the next expression. We एक सेंटेंस में लिख दे रहा हूं, we go to swimming. We go to swimming. तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हैं जिनके पहले हम टू वाला जो एलिमेंट है वो नहीं लगाते हैं. अगर मैं लिखूं वी गो टू स्विमिंग एवरी डे, या मैं एवरी डे नहीं लिखूं, मैं गो टू स्विमिंग लिख रहा हूं, तो दिस इज इनकरेक्ट. द करेक्ट एक्सप्रेशन वुड बी वी गो स्विमिंग. वी गो स्विमिंग. अगर इस तरह के जितने भी और जो एक्सप्रेशन है जैसे स्विमिंग, जॉगिंग, शॉपिंग, स्कीइंग, इनके साथ भी आप डायरेक्टली इनको लगाएंगे, इस जेरंड को लगाएंगे. इसके बाद आप प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करेंगे. दिस इज द करेक्ट. दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस वन इज करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इसको देखिए. अगर कहीं लिखा हुआ है ग्रोन अप पीपल, ग्रोन अप पीपल, ग्रोन अप पीपल का मतलब क्या हो गया? ग्रोन अप पीपल का मतलब हो गया परिपक्व लोग. लेकिन ग्रोन अप पीपल इज इनकरेक्ट. यहां पे ग्रोन अप एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है और ये वर्ब का भी काम करता है. तीनों का काम करता है. तो जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसके बाद नाउन लगा देंगे. जैसे अगर मैं लिखूं ग्रोन अप गर्ल या ग्रोन अप चाइल्ड, ऐसे आप यूज कर सकते हैं. लेकिन यहां ग्रोन अप पीपल गलत है. इसके जगह सीधे हम लिख सकते हैं
ग्रोन अप्स। ग्रोन अप्स पीपुल कहने से अच्छा है कि यू सिंपली से ग्रोन अप्स, क्योंकि ग्रोन अप नाउन के रूप में भी इसका अर्थ होता है कि एक परिपक्व व्यक्ति। तो बहुत सारे परिपक्व व्यक्तियों के लिए ग्रोन अप पीपुल कहने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट ग्रोन अप्स कह दें। सो दिस इज अ राइट एक्सप्रेशन। सो इन टुडेज क्लास आई हैव डिस्कस्ड some sentences, some expressions. I hope you like this video. If you like this video, just go and share it with your friends. Thank you so much.